हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेजरमेंट और उसकी कैलकुलेशंस के बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइन में मेजरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। इंटीरियर डिज़ाइन केवल एक गुड टेस्ट का, अच्छे टेस्ट का ही नाम नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें अच्छे टेस्ट के साथ सही मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह का इंटीरियर करने से पहले उस वॉल या उस रूम की पूरी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ अच्छी तरह लेनी पड़ती है और उसके बाद सही डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं और जो भी कैलकुलेशंस आपको करने होते हैं वो उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। इसमें एक्यूरेसी बहुत ही क्रूशियल है। एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप जब फर्नीचर बनाने जाएंगे कमरे का, उसमें प्रॉपर अगर मेजरमेंट्स नहीं होंगे तो वो अच्छी तरह नहीं बनेंगे। इसलिए एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग्स होती हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले रूम साइज़ मेजरमेंट्स हम कैसे लेते हैं। स्पेस प्लानिंग के अंदर जो सबसे पहले शुरुआत करनी होती है उसमें ओवरऑल लेंथ और विड्थ जो होती है एक कमरे की वो आपको लेनी चाहिए। हर एक वॉल का उस कमरे में अलग अलग मेजरमेंट कॉर्नर टू कॉर्नर लेना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस कमरे में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। जैसे डोर्स कहाँ पर हैं, विंडोज़ कहाँ पर हैं, स्विच बोर्ड्स कहाँ पर हैं, कोई अगर निशेस बनी हुई हैं तो वो कहाँ पर हैं। तो इन सारी चीज़ों के प्लेसमेंट्स आपको ध्यान रखते हुए और फिर आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है। आपको हमेशा रेडिएटर हैं और इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। डिज़ाइनर्स जब मेजर करते हैं तो वो ओवरऑल लेंथ और विड्थ हर कमरे की ज़रूर मेजर करते हैं और जितने भी नेसेसरी अमाउंट्स ऑफ बेसबोर्ड या कॉर्निस की मोल्डिंग्स हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। फ्लोरिंग मटेरियल्स और सीलिंग पेंट, इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशंस के लिए हमें प्रॉपर मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। विंडो और डोर की विड्थ जो होती हैं उनको केसिंग टू केसिंग लेनी होती है। अब केसिंग क्या होती है? केसिंग होती है कि जब जो भी कोई डोर या विंडो है उसके चारों तरफ अगर कोई लकड़ी का या पीओपी का कोई बॉर्डर बना हुआ है चारों तरफ, उसको केसिंग कहते हैं। तो आपको केसिंग टू केसिंग आपको मेजरमेंट लेना चाहिए क्योंकि आप कर्टन ट्रीटमेंट भी करेंगे और कर्टन के लिए भी आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स चाहिएंगे। तो सबसे पहले हम वॉल सरफेसेस के मेजरमेंट्स की बात करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स और डेकोरेटर्स को वॉल सरफेस एरिया को मेजर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको उसके ऊपर पेंट भी करना है, आपको उसके ऊपर वॉलपेपर करना पड़ सकता है, इसलिए उसके प्रॉपर मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट है। जब हम वॉल का मेजरमेंट करते हैं और अगर हमको पेंट कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर हमको डोर और विंडो दोनों की ओपनिंग्स को डिडक्ट करना होता है, यानी उसमें से माइनस करना होता है। जैसे यदि एक दीवार पर 2 दरवाजे आ रहे हैं तो दरवाजे की लेंथ और ब्रेथ दोनों को मेजर करके वॉल की ओवरऑल लेंथ और ब्रेथ में से उन दोनों दरवाज़ों की लेंथ और ब्रेथ को माइनस कर दिया जाता है तो एरिया निकल आता है। इस प्रकार हमको जो पेंट करने योग्य एरिया है वो कम हो जाता है क्योंकि उसमें 2 डोर्स वाला एरिया माइनस हो गया। इसी तरह विंडोज़ अगर हैं या वेंटिलेटर्स हैं तो वो एरियाज भी उसमें से माइनस किए जाते हैं। इसी तरह जब आप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें सैम्पल जो होता है उसका जो वॉलपेपर का जो सैम्पल बुक होती है वो आपको बताती है कि आपको नंबर ऑफ़ रोल्स कितने चाहिएंगे क्योंकि हर वॉलपेपर का जो डिज़ाइन होता है और पैटर्न होता है उसकी जो रिपीट बैठानी होती है उसके लिए कई बार आपको वॉलपेपर आवश्यकता से अधिक लेना पड़ सकता है क्योंकि आपको पैटर्न को हमेशा मैच करना होता है, उसको अलाइन करना होता है। तो इसीलिए वॉल का मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर फुटेज ऑफ विंडो एंड डोर ओपनिंग फ्रॉम द टोटल, तब हम उसके साथ पेंट कितना लीटर लगेगा उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। इसके अलावा विंडो के जो मेजरमेंट्स होते हैं उसका भी हमें ये यूँ ध्यान रखना पड़ता है कि उसका डिज़ाइन कैसा है और हर एक विंडो, जितनी भी विंडो अगर एक कमरे में बनी हुई है उनका आपको अलग अलग नाप लेना चाहिए
क्योंकि नेकेड आई से हमें उसमें अगर कोई कमी है मेजरमेंट में तो अपने आप पता नहीं चलती है, नापने से हमें उसके एक्चुअल मेजरमेंट्स पता चलते हैं। तो अगेन विंडो और डोर की, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि केसिंग टू केसिंग हमें मेजर करना चाहिए। अगर हम कर्टन बनाना चाहते हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम टाई बैक कर्टन बनाना चाहते हैं, तो टाई बैक कर्टन के लिए आपको जितनी चौड़ी विंडो है उससे 2 to 3 टाइम ज़्यादा कपड़ा लगेगा। तो विंडो का साइज़ अगर आपको मालूम है तो ही आप कपड़ा ज़्यादा कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो गैदर्स आते हैं उसको टाई बैक करने में गैदर्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो जब हम टाई बैक करेंगे तो उसकी जो ब्यूटी आएगी वो गैदर्स के साथ आएगी, इसलिए हमको विंडो का साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह ब्लाइंड्स अगर आप बना रहे हैं, रोलर या रोमन या फेस्टून या एनी काइंड ऑफ ब्लाइंड वेनिशियन, तो अगेन आपको उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों इम्पॉर्टेंट है, और उसके नाप के बिना आप प्रॉपर साइज़ का ब्लाइंड नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा फर्नीचर मेजरमेंट्स होते हैं। फर्नीचर के मेजरमेंट में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है कि जब आप किसी भी कमरे के लिए फ़र्नीचर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका साइज़ देखना चाहिए। कमरे का साइज़ क्या है? अगर कमरे का साइज़ छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फर्नीचर नहीं लेना चाहिए उस कमरे के लिए, क्योंकि वो कम स्पेस होने का एहसास कराएगा। फर्नीचर ही सारी जगह घेर लेगा तो आपके लिए सर्कुलेशन स्पेस नहीं बचेगी। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी डोर ओपनिंग कितनी बड़ी है। अगर आप बड़ा फर्नीचर लाते हो तो क्या उस डोर ओपनिंग में से अंदर घुस पाएगा उस कमरे में? तो डोर ओपनिंग का साइज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जब आप अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो तब भी आपको फर्नीचर का साइज़ सही पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ, मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू डेकोरेट योर रूम विथ। जब आप किसी कमरे में फर्नीचर लगाना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं होता है कि मैं इसमें क्या क्या फ़र्नीचर लगा पाऊँगी, तो उसके लिए आपका एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। आप किसी भी स्केल पर रूम का साइज़ ड्रॉ कर लें, रूम को मेजर करके उसका साइज़ ड्रॉ कर लें, और उसके ऊपर उसी स्केल पर फर्नीचर के पीसेस काट कर उनको एडजस्ट करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा फर्नीचर या कितना फर्नीचर इस रूम में लगाना संभव है। मैं आपको एक बार स्केल के बारे में और बताना चाहती हूँ। ये एक स्केल है जिसमें 12 इंचेस हैं। दिस इज़ फुल स्केल, दिस इज़ द एक्चुअल स्केल। एक्चुअल 1 इंच यहाँ तक आ रहा है, 2, 3, इस तरह 12 इंचेस है। लेकिन अगर हमको किसी शीट पर छोटा नक्शा बनाना है तो हमें इतने बड़े स्केल पर अगर एक कमरा बनाना है फॉर एग्जांपल, तो या कोई हॉल बनाना है और वो 50 फीट का है, तो हम कागज़ 50 या 60 फीट का नहीं ला सकते। उसके लिए हमें एक छोटा स्केल लेना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि छोटा स्केल लेना क्या होता है। अब ये वाला स्केल आप देखिए, दिस इज़ 1/2 इंचेस टू अ फुट, यानी ये पहले वाला स्केल जो आपने देखा था वो 1 इंचेस था, 1 इंच बराबर 1 फुट था। ये वाला जो स्केल है ये ½ इंच बराबर 1 फुट है। इससे छोटे स्केल भी आते हैं जिसमें 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फुट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना बड़ा प्लान बनाना है या कितना बड़ा नक्शा बनाना है, आप सूटेबल स्केल्स ले सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ स्केल कार्ड्स अवेलेबल। ये मीट्रिक और यानी सेंटीमीटर और इंचेस दोनों में होते हैं, और आप जिस भी मोड ऑफ मेजरमेंट से इनको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक प्लान में फर्नीचर रखने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। ये मैंने एक प्लान बनाया है जिसका साइज़ है 15 फीट बाय 13 फीट। इसको हम एक ड्राइंग रूम की तरह सजाएंगे जिसमें हमें फर्नीचर का प्लेसमेंट करना है। मैंने डिफरेंट साइज़ के फर्नीचर जो मैं इसमें लगा सकती हूँ वो कटिंग करके रखी है। 3 सीटर सोफ़ा, काउच या दीवान, सेंटर टेबल, सिंगल सीटर सोफ़ा, 2 सीटर सोफ़ा यानी कि लव सीट, कॉर्नर टेबल, पेग टेबल्स, अगेन सिंगल सीटर सोफ़ा और 3 सीटर सोफ़ा।
अगर मैं इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट्स चाहती हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें बेस्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है। तो मैं इसमें अब डिफरेंट अरेंजमेंट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने एक कॉर्नर टेबल यहाँ लगाया, एक 3 सीटर सोफ़ा यहाँ लगाया, अब ये यहाँ फिट नहीं हो रहा है। एक काउच या दीवान हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एक सिंगल सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे काउच या दीवान आ सकता है। ये एक और यहाँ पर या तो आप लव सीट लगा सकते हैं, यानी कि 2 सीटर सोफ़ा। यहाँ पर एक और सिंगल सीटर सोफ़ा। इसका आप प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटर टेबल आ गया। यहाँ पर एक 3 सीटर सोफ़ा और आ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं ये फर्नीचर अरेंजमेंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से सिंगल सीटर सोफ़ा हटा सकते हैं और यहाँ पर एक पेग टेबल रख दीजिए। ये एक दीवान रखा हुआ है। ये एक लव सीट है, इसके पास में एक पेग टेबल इधर रख दीजिए। एक पेग टेबल और यहाँ पर आ सकता है। तो हम इस तरीके से कटआउट्स बनाकर ये देख सकते हैं कि क्या बेस्ट अरेंजमेंट इस रूम में हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे और फर्नीचर की ज़रूरत है तो यहाँ पर एक लंबा काउच बना सकते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट करके आप डिफरेंट कटआउट से डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स करके देख सकते हैं कि सबसे सूटेबल क्या अच्छा लगेगा इस रूम के लिए। आप लव सीट की जगह 2 सिंगल सीटर सोफ़ाज़ भी रख सकते हैं। बीच में एक पेग टेबल और एक ये सिंगल सीटर सोफ़ा, और दीवान या काउच को यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बेडरूम के लिए भी बेड का साइज़ कट कर सकते हैं, कबर्ड का साइज़ कट कर सकते हैं, स्टडी टेबल कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल कर सकते हैं और बेस्ट अरेंजमेंट अपने रूम के लिए कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक रूम के लिए या एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ को मेजर करके सही प्लेसमेंट करना ही इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है, जिससे कि रूम का एस्थेटिक खूबसूरत लगे और वो उस कमरे में कोई भी गलती नहीं नज़र आए, हर चीज़ सही जगह पर प्लेस हो सके। इसलिए मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ फॉर पेंट, वेदर इट इज़ फॉर वॉलपेपर, वेदर इट इज़ फॉर कर्टन्स और ब्लाइंड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि measurement is a very important element in designing an interior. Thank you.